तो नमस्कार। आज मैं आपको महासागरीय धाराओं के बारे में बताऊंगा। ओशियन करंट। महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं? महासागरीय तल की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में गति करने को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागर का पानी दो दिशाओं में बहता है। क्षैतिज गति को धाराओं के रूप में संदर्भित किया गया है, जबकि ऊर्ध्वाधर गति को अपवेलिंग या डाउनवेलिंग कहा गया है। महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, दो शक्तियां प्रभावित करती हैं, प्राथमिक बल और द्वितीयक बल। प्राथमिक बल के अंतर्गत सौर ऊर्जा द्वारा ताप, पवन, गुरुत्वाकर्षण, कॉरियोलिस बल, और द्वितीयक बल द्वारा तापमान में अंतर और लवणता में अंतर। तो हम सीधे आएंगे द्वितीयक बल, जिसमें हम तापमान में अंतर जो होता है ठंडी जल धाराओं और गर्म जल धाराओं के कारण होता है। तो ठंडे पानी की समुद्री धाराएं जब उत्पन्न होती ठंडे पानी की समुद्री धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों पर ठंडा पानी नीचे की तरफ उतरता है और धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। वैसे ही गर्म पानी की धाराएं सतह पर भूमध्य रेखा से ऊपर बढ़ती हैं और ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए ठंडे पानी को गर्म कर देती हैं। महासागरीय धाराओं के प्रकार दो होते हैं, ठीक है, गहराई के आधार पर और तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर ठंडी जल धाराएं और गर्म जल धाराएं दो भागों में बांटा गया है। अब आती है हमारी गर्म धाराएं। ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं होती हैं। यह ठंडे पानी के क्षेत्रों में गर्म पानी लाती हैं और आमतौर पर निम्न और मध्य अक्षांशों यानी कि दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर देखी जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि महाद्वीपों के पूर्वी तट पर देखी जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में वे महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर उच्च अक्षांशों में पाई जाती हैं, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट के उच्च अक्षांशों में पाई जाती हैं। तो हम आएंगे अब महासागरीय धाराएं, जिसमें प्रमुख महासागरीय धाराओं के नाम, जिसमें हमारे अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारी इनकी विशेषताएं हैं ये विषुवत रेखाओं की दोनों ओर इन धाराओं का क्रम समान होता है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो सर्वप्रथम हम उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा की बात करेंगे, यानी कि जो विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे को बहेंगे। अब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो विषुवत रेखा के उत्तर में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांश के मध्य इन धाराओं का चलन होता है। यह व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण, इनकी जो दिशा होती है व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूरब से पश्चिम की ओर होती है। ये याद रखना कॉन्सेप्ट। यह धाराएं आगे जाकर दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के अवरोध के कारण दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि जो हमारी उत्तरी विषुवत रेखा की गर्म जल धाराएं हैं वो दक्षिणी अमेरिका के तट पर टकराती हैं और दो भागों में बढ़ जाती हैं। इसमें से जो पहली शाखा है वो है एंटिलीज की गर्म जलधारा और दूसरी है फ्लोरिडा की जलधारा। अब जो एंटिलीज और फ्लोरिडा की जलधारा है वो दोनों गर्म हैं, क्योंकि उत्तरी विषुवत रेखा की जो जलधारा है वो भी गर्म है, ठीक है। अब आता है हमारा गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो मैक्सिको की खाड़ी से होती है। यह अमेरिका के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी यूरोप तक प्रवाहित होती है। यह बहुत बड़े भूभाग की जलवायु को प्रभावित करती है और इस जलधारा से उत्तर से आने वाली जो लेब्राडोर की जलधारा है अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के पास टकराती है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा छा जाता है, जिससे कि जलयानों के संचालन में बाधा आती है। तो लेब्राडोर की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, ठीक है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर बेफिन की खाड़ी से होती है। इससे न्यू फाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है, जो कि मछलियों के लिए आदर्श दशाएं होती हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में मछली पालन के लिए ग्रैंड बैंक स्थापित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यू फाउंडलैंड के पास जो है हमारा, ठीक है, मछलियों के आदर्श दशाएं पाई जाती हैं और इसके लिए मछली पालन के लिए किस बैंक को स्थापित किया गया? तो ग्रैंड बैंक को स्थापित किया गया है। अब गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं और जो लेब्राडोर जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम जलधारा आपस में मिलती है तो वहाँ पर कोहरा जो कि यातायात को बाधित करता है और यह यहाँ पर स्थित ग्रैंड बैंक स्थापित किया गया है, जो कि यहाँ पर प्लैंकटन नामक घास होती है जो मछलियों के उत्पादन के लिए या मछलियों के लिए अच्छी मानी जाती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बाद में दो भागों में बढ़ जाता है, एक
नॉर्वेजियन की जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, और एक कनारी की जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है। अब आते हैं हम दक्षिण विषुवत रेखीय गर्म जलधाराओं की बात आते हैं। तो विषुवत रेखा के दक्षिण में पूरब से पश्चिम की ओर एक गर्म जलधारा चलती है जिसे दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा कहते हैं। यह जलधारा आगे चलते हुए ब्राज़ील के पूर्वी तट के सहारे गुजरती है और आगे बढ़ती है, ठीक है, इसीलिए इसको ब्राज़ील की गर्म जलधारा भी कहते हैं। तो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा ब्राज़ील के तट पर गर्म जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है जिसे ब्राज़ील की गर्म जलधारा कहते हैं। यह धारा आगे चलकर दक्षिण से आने वाली फॉकलैंड की ठंडी जलधारा से मिलती है, ठीक है। तो अब आइए फॉकलैंड की ठंडी जलधारा की बात। तो ये अंटार्कटिका सागर का जो ठंडा जल होता है वो दक्षिणी अमेरिका के केप हॉर्न से टकराती है और अर्जेंटीना के पूर्वी तट तक क्या हो जाती है, प्रवाहित होती है, जिसे फॉकलैंड की ठंडी जलधारा कहते हैं। और अब आती है वेनेजुएला की ठंडी जलधारा। वही दक्षिणी गोलार्ध की जो पश्चिमी पवन है, बहाव की शाखा है ये क्या होती है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह यानी कि दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराती है और उसी के सहारे उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जो आगे चलकर दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है। अब आती है हमारी प्रशांत महासागरीय जलधारा। अभी तक हमने पढ़े थे अटलांटिक महासागरीय जलधारा, जिसके अंतर्गत बेंगुला की ठंडी जलधारा, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा, ब्राज़ील की गर्म जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, ठीक है, ये लोग आते हैं, जिसमें हमारे एंटीलीज की गर्म जलधारा और फ्लोरिडा की गर्म जलधारा ये भी आती हैं। तो ये है हमारी अटलांटिक महासागरीय धाराएं। इसमें हमारी बाद में क्या होती हैं, जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है वो आगे मुड़कर कनारी की जलधारा नीचे को, जो कि ठंडी जलधारा है, और ऊपर को जो जाती है वो नॉर्वेस्टर की जलधारा, यानी कि ये भी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के अंतर्गत आती हैं, जिसमें नॉर्वेस्टर गर्म जलधारा है और कनारी ठंडी जलधारा है। अब हम आएंगे प्रशांत महासागरीय जलधाराओं के बारे में। तो अटलांटिक महासागर की अपेक्षा प्रशांत महासागर अधिक विस्तृत होने के कारण इसके साथ साथ तटवर्ती क्षेत्रों से, यानी कि इसके जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनके प्रदेशों का आकार में भी भिन्नता पाई जाती है, जिस कारण ये ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसके अंतर्गत क्यूरेशियो की गर्म जलधारा आती है। तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा उत्तर की ओर मुड़कर क्यूरेशियो की धारा से मिल जाती है, जो आगे चलकर आखोटस्क सागर से आने वाली आखोटस्क की ठंडी जलधारा से टकराती है। तो उसके बाद सुसीमा की जलधारा आती है, वो भी गर्म जलधारा है। तो 30 डिग्री अक्षांश के पास जो क्यूरेशियो की धारा है, एक शाखा है, वो अलग होकर जापान सागर में चली जाती है, तो पश्चिमी जापान तट से प्रवाहित होती है, जिसे कहते हैं सुसीमा की गर्म जलधारा। अब आता है ओयोशियो की ठंडी जलधारा। तो इसे क्यूराइल की ठंडी जलधारा भी कहते हैं या ओयोशियो की ठंडी जलधारा भी कहते हैं। यह धारा बेरिंग जल संधि से होते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर क्यूरोशियो की धारा से मिल जाती है। अब आती है हमारी ओयोशियो की ठंडी जलधारा। इसे क्यूराइल की ठंडी जलधारा भी कहते हैं। यह धारा बेरिंग जल संधि से होते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर क्यूरोशियो की धारा से मिल जाती है। जहाँ यह धारा क्यूरोशियो की धारा से मिलती है वहाँ पर घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है, जिससे यातायात में बाधा आती है। अब आती है हमारी अलास्का की गर्म जलधारा। तो यह उत्तरी प्रशांत महासागर के एक हिस्से के उत्तर की ओर मुड़ने के परिणाम स्वरूप बनती है, जो कि अलास्का के तट पर प्रवाहित होती है। फिर आती है हमारी कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ बहकर दक्षिण में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है। फिर आती है हमारी हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा। इसको हम्बोल्ट भी कह सकते हैं या पेरू की ठंडी जलधारा भी कह सकते हैं, जो कि प्रशांत महासागरीय जलधारा है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ चिली के दक्षिणी सिरे से उत्तरी पेरू की ओर बहती है और पेरू के तट के सहारे चलने के कारण इसे पेरूवियन की धारा भी कहते हैं। ठीक है, ये लोकेशन भी इसमें दिमाग में रखना कि पेरू जो है वो दक्षिणी अमेरिका में आता है, ठीक है, और चिली जो है ये इसी उसमें आता है। कैलिफोर्निया जो है उत्तरी अमेरिका में आता है। तो ये लोकेशन भी याद करना, जिससे कि हमको मैप में कभी ड्रॉ करने में आसानी रहती है और कैलिफोर्निया कहाँ है क्या है करके, तो ये चीज़ भी हमको उससे अच्छी से समझ में आती है। अब आती है हमारी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा। तो
दक्षिण विषुवत-रेखीय गर्म धारा का एक दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ आगे बढ़ता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के चारों ओर तापमान में वृद्धि करता है। तो इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा कहते हैं। अब आता है हमारे हिंद महासागर के जलधाराएं, जिसमें मोजाम्बिक की गर्म जलधारा आती है। तो यह मोजाम्बिक चैनल में अफ्रीकी पूर्वी तट के साथ मोजाम्बिक और मेडागास्कर द्वीप के बीच बहती है। तो मेडागास्कर की जो गर्म जलधारा है वह दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा की जो दूसरी शाखा है, यानी कि दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा की जो दूसरी शाखा है वो मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है, जिसे मेडागास्कर की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मोजाम्बिक की जो आगे पूरब साइड को है मोजाम्बिक, तो ये भी गर्म जलधारा है। तो ये आपस में टकराकर क्या करती है, आगे मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण से मेडागास्कर और मोजाम्बिक धारा के मिलने से अगुलहास धारा की उत्पत्ति होती है, जो अफ्रीका के दक्षिण छोर तक प्रवाहित होती है। ये भी एक गर्म जलधारा है। क्वेश्चन आएगा कि मेडागास्कर और मोजाम्बिक की गर्म जलधारा जब एक साथ मिलती है तो आगे क्या कौन सी जलधारा बनाती है, तो अगुलहास, ठीक है, जो कि एक गर्म जलधारा है। बाकी इनको ठंडी जलधाराओं को याद करने का ट्रिक तो मैं आपको दे सकता हूँ, जो है हम बोले ग्रीन बेंगुला केला क्यों फेंक आ रही, तो इससे हम्बोल्ट हो गया, ठीक है, बेंगुला हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, क्यूराइल हो गया, फॉकलैंड हो गया और ठीक है कनारी हो गया। तो ये है। लेकिन अब जो एग्जामिनर है वो हिंद महासागर की कौन सी है, प्रशांत महासागर की कौन सी है और अटलांटिक महासागर की कौन सी है, अटलांटिक महासागर की कौन सी है, तो ये पूछ रहा है। तो इस मैप द्वारा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। धन्यवाद।